इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं ज़रा उनके नतीजे तो सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजवज़ा ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी है। ऑपरेशन की जो मुखालफत है वो PTI भी कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि इस ऑपरेशन का ऐलान हफ्ते के रोज़ होने वाली मरकज़ी एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में किया गया था। इस इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की थी। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिए बगैर ऑपरेशन का ऐलान करने पर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद वज़ीर दिफा ने यह यकीन दिलाया कि हुकूमत ऑपरेशन का मामला ईवान में ज़ेर बहस जरूर लाएगी। इसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको कबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। अगर इनका कोई एतराज है तो इंशाल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एपेक्स कमेटी में पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ यकसा पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक तो ज़रूर हुआ था, लेकिन किसी ऑपरेशन के हवाले से फैसला नहीं किया गया था। हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान का एक के लिए था और उसमें GP और AJK भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए। उसको एक नाम दिया गया। वो जो नाम आया वहां पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। इसके जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर अपोजिशन को ऑपरेशन कबूल नहीं था तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी के इजलास का बाइकआउट क्यों नहीं किया। आपके नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। तो अब आप ये छोड़े, जब आप चीज़ एग्री कर जाते हैं और मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए है। मैं तो तजवीज़ पेश की थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का इजलास बुलाइए, असम्बली का, हमारे मेंबरान को एतमाद में लिया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए, स्पेशल इजलास बुलाया जाए इसका काबीना का, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पे ब्रीफिंग होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ये खासकर जनूबी अजला में बुलाया जाए। इसके अलावा माजी में फौजी ऑपरेशंस की हामी जमात अवामी नेशनल पार्टी ने भी इस दफ़ा के मजवज़ा ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि माजी में जो ऑपरेशंस हैं उनके बाद बदअमनी में इजाफा हुआ है। क्या ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम से पहले क्या सियासी इत्तफ़ाक़ राय जो है वो ज़रूरी है, और अगर ऐसा ना हुआ तो दहशत गर्दी से निपटने के लिए सियासी जमातों के पास क्या मुतबादिल हल मौजूद है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जुनेद अकबर साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, मालाकंड से आपका ताल्लुक़ है जिसने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी देखी है। हमारे साथ हैं जाहिद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, अवामी नेशनल पार्टी से मुंसलिक रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार उल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो दफाई तज्ज़ेकार हैं। सबसे पहले झगड़ा साहब आपकी जानिब, चूँकि आप इस सूबे के गवर्नर रह चुके हैं, मुझे ये बताइए कि जब आप गवर्नर थे तो तब भी एक ऑपरेशन चल रहा था रद्दुल फसाद, उसके बाद फिर कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या अब वक्त आ गया है कि एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है? शुक्रिया जी, ये जो सवाल है बहुत अहम सवाल है और आजकल जो सूरत हाल है इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि ये इस सवाल को उठाना ही कोई मुझे अजीब सा लगता है कि जब इसको नाम दिया गया है अज़म इस्तेहकाम, विच मीन्स कि हम इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं और उसके लिए अगर पहले ऑपरेशन किया गया
تو دیکھیں وہ کوئی آپریشن ضائع نہیں گیا تھا. آئی واز دیئر مائی سیلف، اور میں نے خود وہ آپریشن دیکھا بھی ہے، اور اس میں نے سمجھے کہ شمولیت بھی اختیار کی ہے ان ڈفرینٹ ایریاز. میں نے خود بھی وزٹ کیے ہیں ایز گورنر. تو یہ تو جب بھی ایسے حالات ملک میں آئیں گے تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام آئے، اور اس کے لیے اگر کوئی آپریشن کرنا پڑے تو میرے خیال میں کہ اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے آپ تو پھر کیسے استحکام لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے کوئی راستہ تو، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو وہ کوئی راستہ بتائیں کہ پھر کون سے راستے سے جا کر ہم استحکام اس ملک میں لائیں. اس ملک میں استحکام لانے کے لیے ہم آپریشن کی بھی بات کرتے ہیں. ہم نے بار بار یہی کہا ہے کہ دیکھیں، اگر استحکام لانا ہے اس ملک میں، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر تمام جماعتیں جو ہیں وہ صرف سیلف انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں. نیشنل انٹرسٹ کو سپریم سمجھ کر اگر ہم بیٹھیں گے تو یقین کریں کہ ہمارے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جماعتیں، اللہ کا کرم ہے ہمارے ملک میں تو بہت ہیں، لیکن مین جماعتیں تو چند ہیں. تو جو ٹوٹل دیکھا جائے تو اٹ از مور دین 350 پارٹیز. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. لیکن اینی ہاؤ جو مین پارٹیز ہیں ان کا ایک موقف ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے کہ سپریم نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھ کر اور اس پہ ہم اگر وہ کریں گے تو استحکام لانا میرے خیال میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ دنیا میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ وہاں پر ویسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، وہ بھی آپریشنز بھی کرتے ہیں. اور وقت آ گیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، استحکام کے لیے. تو پھر جنید اکبر صاحب، آپ کی پارٹی جو اس وقت خیبر پختونخوا میں کافی مقبول ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ دیکھیے کہ چائنیز بھی اب یہ کہہ رہے ہیں، جب ان کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر دھماکے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے ورکرز یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. آپ کیسے سی پیک، آپ کیسے یہاں پہ پروگریس کریں گے جب یہاں پہ استحکام میں نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے عزم استحکام آپریشن بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. ایک تو جی استحکام نام سے بھی ہمیں مسئلہ ہے، کیونکہ کبھی یہاں پہ استحکام کے نام پہ پارٹیاں بنتی ہیں اور کبھی استحکام کے نام پہ جو ہے آپریشن ہوتی، تو سب سے پہلے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری، آپ صحیح فرما رہے، بالکل امن کے بغیر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر اچھی نہ ہو تو نہ تو ان ملک میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور نہ ملک ترقی کر سکتے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن سب سے پہلے تو بات ہے، یہاں پر میرے سینئر بیٹھے ہیں، اس کو زیادہ پتہ ہوگا. تو یہ جو لوگ کہہ رہے 3 آپریشنیں ہوئی یا 3-4 آپریشنیں نہیں ہوئی، 21 آپریشنیں ہوئی ابھی تک. اور 21 آپریشنیں ہوئی، اور اس کا سینئر نے اس نے فرمایا، صحیح فرمایا ہوگا کہ یار اس کا اثر ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا. تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے جو پچھلے 21 آپریشن ہوگی، اور آپریشن کا جو کل کی میٹنگ کا ذکر تھا، جس طرح سی ایم صاحب نے آپ کو ابھی ہم نے سن لیا، وہ میں بھی اس سے مل کے آیا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، یہ روٹین کی میٹنگ ہوتی ہے، نہیں کوئی اسپیشل، اس میں کبھی آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ ملک میں جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ہمیں ایکشن لینا چاہیے. سب ایگری اس پہ، کون ہوگا کہ جو کرے گا. لیکن اس طرح کا نہ اس میں نام کا ذکر ہوا نہ آپریشن کا. جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو اعتراض کس بات کا ہے کہ آپ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، یا اعتراض اس پہ ہے جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبے کی جو ہے اجازت ضروری ہوتی، صوبائی اسمبلی کی اجازت ضروری ہے سب سے پہلے. دوسری یہ ہے کہ جب آپریشن کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا اسکوپ ہمیں نہیں پتہ، اس کا ایریا پتہ نہیں ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن پتہ نہیں ہے. ٹارگٹ بیس ہے کہ نہیں، یہ ٹارگٹ بیس نہیں. یہ ٹارگٹ بیس تو ہر ٹائم ہم کون ہوگا کہ جو اس کے ٹارگٹ بیس ابھی تو شروع ہوئی 2002 میں جو آپریشن شروع ہوگی وہ ابھی تک ہے. دوسری یہ بات ہے کہ بالکل ہمارے جو فوج اس زمین کے لیے جو قربانی دیتے ہیں، ہمارے شہید ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو سویلین مرتے ہیں، کسی کو اندازہ ہے جو آپریشن میں جو ہے 75,000 لوگ ہم مر چکے، $130 ارب کی جو ہے ہم نقصان اٹھا چکے. تو ہمیں بتایا جائے جو پہلے آپریشن تھے، یہ تو حکومت پہ پریشر تھا. اس دن چائنیز کے ساتھ یہ بیٹھے تھے، چائنیز نے
कहा कि हम इनमें से सी पैक का पेस टू उस टाइम तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक यहाँ पर अमन अमन। लेकिन दो चीज़ें उसने की, एक ही तरफ तो हम आ गए, उसने कहा कि इदारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ के जो है मुल्क में स्टेबिलिटी लाए, लेकिन दूसरी बात के लिए तो ये लोग राजी नहीं है। तो सिर्फ चाइनीज़ ने तो चूंकि किया तो उसने इलेक्शन में इसकी तैयारी है, इसको पता है कि कहाँ करना है। ये ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि सिविलियंस जो हैं उनको कम पता है इस ऑपरेशन के स्कोप का, इसके क्या खदोखाल होंगे, उसका दुरानिया क्या होगा। वाकई में ये बात ठीक कह रहे हैं कि इसका अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं मुल्क भर के अंदर, क्यों नहीं इसको वाजे कर देते, पार्लियामेंट के अंदर इसके खदोखाल डिस्कस हुए, बात हो कि ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, क्या सिर्फ चाइनीज़ की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है या वाकई में ऐसा कोई खदशा है जिससे आप समझते हैं कि ज़रूरी है ऑपरेशन? जी, इसके 4 चीज़ें हैं। एक, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हाई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें स्पेशली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, सिविलियन की, पुलिस है, लेवीज है, फ्रंटियर कोर है और आर्मी डेफिनेटली। दूसरा आ जाता है बेसिकली रिजॉल्व है जो चाइनीज की, जिससे आपने बात की, बिल्कुल है। जब सीपैक 2 लॉन्च होना है तो मेनली उसके ज्यादा जो रूट्स हैं वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस से गुजरने हैं, जो मेजर डेवलपमेंट होनी है, तो डेफिनेटली आपने एश्योरेंस भी देनी है और आई थिंक पाकिस्तान और चाइनीज इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। तीसरा आ जाता है बेसिकली जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है कि जो इवन माय ओन सन इज इन द मिलिट्री और उसने 2 ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है, वो इज अ मेजर, और 100 बंदे पकड़ के भी दिए हैं उन्होंने टीटीपी के, लेकिन आगे बड़ा रिलीफ मिल जाता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन। तो एक ये है कि उसके ऊपर आपको जरूरत है करने की। देन ऑफ कोर्स इसका जो है इसका मेनली एक रिजॉल्व है, होल ऑफ द नेशन अप्रोच की बात हो रही है, जो ओनरशिप की। अभी अगर सीएम केपी कहते हैं जी कि ये बिल्कुल होनी चाहिए चीजें, और अभी हमारे फ्रेंड कह रहे थे जूनियर साहब के जी ये 18वीं तरमीम है, तो अगर दासू में अटैक हुआ तो फिर इसमें जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर की बनती है केपी गवर्नमेंट की, लेकिन नहीं, इसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन है, आई थिंक गवर्नमेंटल इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, ये 4 चीजें हैं। और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सब पहले नहीं, आपकी बात में आखिरी समझी नहीं। आपने कहा दासू में अटैक होता है तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, तो आप ये क्या समझते हैं कि उसके अंदर मिलिट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए या पैरा मिलिट्री ट्रूप्स को इन्वॉल्व होना चाहिए और जो सूबे की सिक्योरिटी उसको पीछे हट जाना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रंट लाइन पे तो सूबे की अपनी पुलिस और केपी पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जिस आपका नेक्टा है जो एक सिविल इदारा है जो कोऑर्डिनेट करता है, वो अभी काफी चीजें, आई थिंक ओनरशिप का भी इशू है कि पॉलिटिकल और सिविल ओनरशिप जो है ऐसा लग रहा था सिर्फ फौज कर रही है, तो उसमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी, टेक्नोलॉजी है और एक रिजॉल्व है, बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट आप ये कह सकते हैं। ठीक, जाहिद खान साहब, आपने रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी। अब बात यह है कि जिस तरह के यहाँ पे हमारे पीटीआई के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि देखें, आप जिस सूबे के अंदर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, आपकी उसकी रजामंदी तो ज़रूरत होगी, आपकी कुर्बतें तो जाहिर है एएनपी से भी बहुत हैं। आज उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया, हालांकि माजी में आप लोग ऑपरेशंस की हामी भरते रहे, वो खदशा क्या है? देखिए, मैं एनपी के तो बात नहीं कर सकता हूँ कि उसने क्यों अपोज किया या क्यों उसको कर रहे हैं। मैं चूंकि एक सियासी वर्कर हूँ और अपने इलाके का मुझे पता है कि क्या सूरत हाल है, तो उसमें मैं बात कर सकूंगा। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर एक चीज़ पे सियासत होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी सियासी स्कोर गेम करते हैं और उसके वजह से हर एक मसला जो है वो तनाज़ा बन जाता है। जो हुकूमत को चाहिए थे कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, ये बता देते। अभी इनको यही समझ नहीं आया कि पहले जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन तो तब हुआ था जब मलाकन डिवीजन पे तालिबान ने कब्जा किया था, आपको याद होगा, और वो सारा वहां पे तो पाकिस्तान का झंडा कोई लहरा सकता था, न कोई जा सकते थे, पुलिस सारे भाग गए थे, हालात बहुत खराब थे, तो उसमें ऑपरेशन हुआ था, एक इलाके पे कब्जा हुआ था। अब इस वक्त जो मेरे ख्याल में ये न तो जिसने एक्शन करना है या हुकूमत है उसने एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे ख्याल में ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करते थे। ये तो ऐसा है कि इस वक्त आपको याद है कि पहाड़ों पे जो बर्फबारी होती है वो बर्फ पिघल चुकी है, अब वो लोग नीचे आ रहे हैं। बल्कि अभी जो मैदान, ये मेरा इलाका है दीर, जो मैदान में जो वाकया हुआ है, जो सूरी पाव का इलाका है, यहाँ ये बहुत शाही से और चाय से पुनर से ये बहुत नजदीक पड़ता है। वहां से वो टूरिस्ट आते हैं और जब आ जाते हैं तो जाहिर है कि वो इन इलाकों में रहने वाले हैं, यहाँ बसते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास भी होते हैं, और वो फिर यहाँ से इस
मौसम में पैसा इकट्ठा करते हैं। अब आपके जितने भी लोग जो थोड़ा सा साहिबुल हैसियत होते हैं उनसे भी पैसे मांगते हैं, बाजार वालों से भी मांगते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, यानी चंदा इकट्ठा होता है तालिबानों का। ठीक है, तो इस असल ये एक्सप्लेन इनको करना चाहिए था कि हम उस रास्ते को रोकते हैं। आपको मालूम है कि जब अटैक हुआ मैदान में तो माटिक जाके शाही के बॉर्डर तक उस पर शिलिंग होती रही और वो लोग बॉर्डर क्रॉस के गए। मेरे ख्याल में अभी जो मुझे जो इत्तला है जो मैंने सुनी है वो बॉर्डर को सील कर रहे, बॉर्डर में किसी को ना आने दे रहे, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, और कोई अगर आए हैं और किसी के घरों में रह रहे हैं या अपने घरों में रह, ठीक है, मगर जाहिद साहब आप थोड़ा सा वाजे करें अपनी पोजीशन कि क्या आप इस ऑपरेशन के साथ हैं? आपको लगता है कि ऑपरेशन से ही मसला हल होगा कि या आप समझते हैं कोई और बात? हाँ मैं ऑपरेशन में समझता नहीं, ऑपरेशन है नहीं, लेकिन मैं यही कहा कि हुकूमत की बदकिस्मती ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। ऑपरेशन किस चीज को आप कहते हैं? ऑपरेशन एक इलाके पे अगर कब्जा किया हुआ है उस पे आप अटैक करते हैं, उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। अगर कहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं या कहीं आई हुई या कहाँ पे कर रहे हैं और उससे अगर आपकी फोर्सेस जाके उसको अटैक करते हैं तो मेरा ख्याल में कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि फिर वो आके फिर लोगों से पैसा लेते हैं, बदल लेते हैं। तो उसके ऊपर आपको लगता है कि उसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए? जो लोग भत्ता ले रहे हैं इन इलाकों के अंदर, जी, मगर जी करना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन या क्या। मगर ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त बार बार एक ही सवाल कर रही है और वो ये कह रही है कि ऑपरेशन के जो खदोखाल हैं वो पार्लियामेंट में क्यों डिस्कस नहीं हो रहे। एपिक्स कमेटी के अंदर यहाँ पे हमारे भाई ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, तो फिर किस किस्म का जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा और क्या इसके अंदर सूबे की रजामंदी ज़रूरी होगी? ये हम सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब अब ब्रेक से पहले जो हमारे भाई हैं जुनेद अकबर साहब पीटीआई से, वो ये कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आपको फिर उस सूबे की रजामंदी चाहिए होगी। आप गवर्नर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? देखिए जी, मैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैंने पहले भी वो किया कि मेरी तरफ से उनको सलाम करें। मैं ये उनको ज़रूर कहता हूँ कि ये आप बिल्कुल जहन से निकाल लें कि सूबे के साथ कोई राब्ता नहीं होगा। ये ऑपरेशन के नाम से घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन डजंट मीन कि हमने उठ के अटैक्स करने और एक दूसरे को मारने की बात शुरू की। ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन में आपकी बातचीत भी आ जाती है, ऑपरेशन में आपका एक्शन भी आ जाता है, ऑपरेशन में आप हालात को दुरुस्त करने के लिए भी इक़दामात करते हैं। तो इसके लिए मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अगर कुछ ऐसी बात होगी तो सूबे को ज़रूर उसमें ले लिया जाएगा कॉन्फिडेंस में, बल्कि उस पर बयानात भी आ चुके हैं। मगर इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, चूँकि आपकी हमेशा जमहूरी सोच रही है, एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि आपकी पार्टी ने इसको क्यों नहीं अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस किया, क्यों नहीं इसके ऊपर एक कमेटी बना दी, क्यों नहीं इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आए? इतनी बड़ी बात कि ऑपरेशन होना है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं आप इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस ले आते? रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि जी जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस, जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर साहब, उनको भी पता है। इंशाल्लाह देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह भी चुके हैं कि हम सबको कॉन्फिडेंस में लेंगे। ऐसी कोई बात भी नहीं होगी कि जो पार्लियामेंट के बाहर हम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। अगर लेंगे तो पार्लियामेंट में जाएगी, उस पर तकरीरें भी आ चुकी हैं, इवन मीडिया पे आ चुकी हैं कि जी हम करेंगे। मियाँ साहब ने, शहबाज साहब ने खुद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जी हम ऐसी कोई वो नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे जिससे कि खुदा न खास्ता ये तासुर मिले कि जी हम जो हमने करना है हम करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। नहीं, यानी जुनेद अकबर साहब को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। देखें, यही मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ सब्र से और इस्तेहकाम से अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह देयर इज़ नो रीज़न
کہ یہ حالات جو بگڑتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اگر وہ غلط مقصد کرے گی تو اپنے لیے مسائل پیدا کرے گی. خدا نہ کرے کہ بالکل آپ نے درست کہا. یہ اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جنید اکبر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو استحکام کی ضرورت ہے, آپ کو صبر کی ضرورت ہے, آپ سے بات ہوگی, وقت جب آئے گا تب ہوگی. میڈم میرے بزرگ ہے یہ صحیح فرما رہے. اصل میں ہم نہ تو جو مسئلے کی نشاندہی اسی طریقے سے کرتے ہیں, نہ جب مسئلے کی نشاندہی سی نہیں ہوگی تو اس کا حل بھی نہیں ہوگا. ایک تو میں آپ کو بتا دوں یہ جھگڑا صاحب کی پارٹی نہیں کر رہی. جس طرح ہمارے ٹائم میں جو طالبان سے بات تھی نا, ہماری حکومت نہیں کر رہی تھی. وہ سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہی تھی. ان کیمرہ بریفنگ کون دے رہا تھا, کس کے کہنے پہ ہو رہا تھا, طالبان سے کون بات کرتے, وہ سب کو پتہ ہے. نہ ان کا کوئی رول تھا, نہ ہمارا نہ ہمارا کوئی رول تھا, وہ کوئی اور لوگ ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب سے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اختیار کوئی اور کی. میں صرف مجھے میڈم 2-3 منٹ دے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہے تو اس لیے ہمارا مسئلہ ہے. افغانستان کے ساتھ ایران بھی ہے, ان کے سے یہ مسئلہ کیوں نہیں؟ افغانستان کے ساتھ اور بھی کئی ملک ہے. پہلے چائنا کے ساتھ کافی ملک ہے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہے. ہمیں پہلے بتایا جاتا تھا کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ کسی اور کی ہے, وہاں پر ہندوستان کا جو ہے اس کی سپورٹ ہے, تو اس لیے پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہم فینسنگ کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. پھر لیکن ہم یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے. بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ پولیس تھی, میں معذرت کے ساتھ, لا اینڈ آرڈر الگ چیز ہے اور جو ہے ٹیررزم الگ چیز ہے. ٹیررزم صوبائی حکومت کی نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. اس کو وہ تعاون کرے گا لیکن اس کی نہیں ہے. کے پی کی پولیس کا 10 ارب روپے کا فنڈ نہیں ہے, لیکن یہاں پر فیڈرل میں 3000 ارب روپے ہم رکھتے. تو یہ مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری, اگر ادارے یہاں پر پارٹیاں بنائے, یہاں ہمارے بیڈ روموں اور واش روم سے نہ نکلے, تو اسی طرح ہوگا. جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے وہاں پر ہم افغانستان پہ ذمہ داری لگاتے کہ افغانستان سے لوگ, اس کی کیا ہے, اس کا سیٹ اپ کون سا ہے, اس کی پوچھ ریگولر نہیں ہے, اس کی انٹیلیجنس ادارے نہیں ہے, اور ہم اپنی نااہلی کیوں چھپاتے کہ وہاں سے ایک بندہ آ کے وہاں چلا گیا. تو ہم نے کیا کیا, ہمارے جو اتنے ادارے اربوں کربوں روپے جو ہم لگاتے, ہم ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس پیسے. میڈم میں 2-3 منٹ یہاں پر ہم کیوں یہ نہیں بتاتے, جب پنجاب میں انڈسٹری لگ لی تھی ہم جو ہے جہادی بھرتی کرتے تھے. میں اس ایریا سے میرا تعلق ہے, میں بتاتا ہوں, ہمارے جو لوگ تھے ان کو تنخواہیں ملتی تھی, جہادیوں کو تنخواہیں ملتی تھی. کی پی کی زید خان صاحب کی پارٹی کی جو اس ٹائم بادشاہ خان تھا وہ چیخ رہا تھا, ولی خان چیخ رہا تھا کہ پرائی جنگ کو نہ لے. ہمارا فیصلہ نہیں تھا, کی پی کی قیادت کا فیصلہ نہیں تھا. یہاں پر یہ لوگ تھے, وہ جنرل جو ارب پتی کروڑ پتی بن گئے. کیوں نہیں ہم بتاتے کہ کوئی مرد مومن مرد حق بن گیا, کوئی جو ہے خاموش مجاہد اس کے بچے اربوں کربوں میں کلتے, وہ مولوی جو جہادوں سے جس نے کربوں کمائے, ہم کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ تو یہ چیز ہم اپنی غلطی ہم یہ نہیں کہیں گے. جب مشرف صاحب کے ٹائم میں ہم نے یو ٹرن لیا تو ان جہادیوں کو ہم نے بے روزگار کیا. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا. ہم نے اس کو کیا سکھایا تھا؟ ان کو تو مرنا ہم نے سکھایا تھا. یہاں پر پنجاب میں آپ لوگ انڈسٹری بنا رہے تھے, آپ ترقی کر رہے تھے, ہم جہاد. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ گڈ بیڈ والا معاملہ اب ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں بڑھے گا. اگر ہم اپنی نااہلی کو کسی اور کے ذمہ ڈالیں گے تو دوسرے. میڈم 1 منٹ میں جاؤ, یہ لوگ 1 منٹ مجھے, یہ لوگ جو آپریشن کی بات کریں ان کو پتہ ہے کہ آپریشن کیا ہوتا ہے. میں جو ہے پچھلی حکومت میں پاٹا کی اسپیشل کمیٹی کا ممبر تھا. آپ کو یہ پتہ ہے وہاں پر جو ہماری پوچھ کی جو سیلنگ ہوتی تھی, جو مارکیٹنگ ہوتی تھی, کلومیٹروں کے حساب پہ جو ہے ملبہ جو ہے فروخت کیا جاتا ٹھیکیدار کو. اس میں یقین کرے سونے کی دکانیں تھی, اس میں الیکٹرانکس کی دکان ہی تھی, وہ ملبے کی شکل میں. ان لوگوں کو کیا پتہ, ابھی تک ان کو جو ہے کمپنسیٹ نہیں کیا. ہم اس لیے ڈرتے آپریشن کے نام سے. ہمیں اگر بتایا جائے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ 20 سال سے ایک بندہ یہ جو آپریشن کی بات کر رہے 10 دن تو اپنے گھر سے باہر نکالے. میں سوات سے, میرا ملاکنڈ سے, زید خان صاحب کو پتہ ہے ہمارے ایریا کی جو خواتین کبھی گھر سے نہیں نکلتی, وہ ٹینٹوں میں رہی, جو زکوٰۃ دے رہے تھے وہ دیتے رہتے. مجھے اب آگے بڑھنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب آپ نے بات سنی ہے اکبر صاحب کی, اور انہوں نے اپنی دل کھول کے بات کی ہے, چونکہ وہ مالاکنڈ کے رہنے والے, ان لوگوں نے بھگتے ہیں آپریشن. تو وہ کہتے ہیں آپ اعتراف تو کریں کہ ماضی میں آپ لوگ گڈ اور بیڈ کی تفریق کرتے رہے, اس کی بھی تو بات کریں. اور اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تو جن لوگوں کو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں آج تک وہ بیچارے واپس گھر نہیں جا سکے, تو ان کا کون پھر خیر بات ہوگا؟
आई थिंक इसमें तो पूरा थीसिस है। अभी मुझे इतना टाइम दीजिएगा कि मैं चलो 2-3 पॉइंट्स का जवाब दे दूं। एक तो अफगानिस्तान के बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। ईरान के साथ अभी लड़ाई हुई है, इनकी बॉर्डर पे लड़ाई हुई है पानी के ऊपर। उज्बेकिस्तान मॉस्को फॉर्मेट हुआ सर 2023 में, और मुत्तकी साहब को बिठा के कहा गया कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। मॉस्को में अटैक हुआ, इसका ओरिजिन काबुल से, प्लीज स्टीरियोटाइप ना करे। ये आई थिंक बड़ा टिपिकल है। फिर अगर पीटीआई ये कहती है जी कि हमारा डिसीजन नहीं था किसी और का, तो मेरे ख्याल बड़े अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि ये फिर एक सबमिशन है। फिर किस चीज की आप गवर्नमेंट कर रहे थे? बाकी आ जाता है जो मैंने पहले मेंशन किया कि 2 ऑक्यूपेशंस हुई हैं। हमने बिल्कुल इनवाइट नहीं किया अमेरिका को या रशिया को। 40 साल में से 30 साल उनकी फिजिकल गवर्नमेंट रही है वहां पे, तो आपका एक शटर जोन है, इसमें अफगानिस्तान का शायद कसूर भी नहीं है, और आपने हर दफा एडजस्ट किया है। अभी ज़ियाउल हक को बुरा कह लें, मुशर्रफ को कह लें, हर दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आप चले कि आपका सर्वाइवल नहीं था। आपने 50 लाख अफगान को यहाँ पे रखा हुआ है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन में मेरे ख्याल कोई 8-10 मुल्क हैं जो इससे बड़ी, इतनी बड़ी आबादी को मजबूरी थी। हमारे बहन भाई हैं, 3 लाख अफगान हर महीने क्रॉस करता है फॉर हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। ये बड़ी, मगर आप इसको टेररिज्म से जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको टेररिज्म से जोड़ रहे हैं। इस काम में एक और चीज हम मिस कर रहे हैं जो भी भारत के मेरा ख्याल है उनसे राब्ता जो है वो हमारा नहीं हो रहा। हम एक छोटा सा वक्फा यहाँ पे शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि ब्रिगेडियर साहब से फिर से राब्ता हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले अकबर साहब ये कह रहे थे कि अब हमें जो गुड और बैड तालिबान की तफरीक है उसको ख़त्म करना होगा। आपकी हिस्ट्री हमने सुन ली, मगर अब हमने आगे भी तो बढ़ना है ना। आगे बढ़ते हुए क्या अब हमने ये फैसला कर लिया है कि गुड और बैड तालिबान हिस्ट्री हो गई? जी, आई थिंक इस पे बड़ी क्लैरिटी है। इवन आई थिंक अलीमीन गन्नापुर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, और उसकी रीजन है, अगर तो तालिबान 2 गवर्नमेंट जो है बिहेव करती एज अ स्टेट और हमारे साथ चलती तो शायद इसकी जरूरत पेश ना आती। और एक्सपेक्टेशन से आई थिंक अपोजिट हर चीज दे थिंक कि टूल टेररिज्म का टूल इस्तेमाल करके कंसेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि फाटा को दोबारा खोला जाए उनके लिए, स्मगलिंग हो और ऑल दैट। तो वो आई थिंक दैट वाज अनफॉर्चुनेट। दैट्स व्हाई अभी डिसीजन है कि अगर टेररिज्म होता है उसके हमारे पास प्रूफ्स हैं, शेयर की गई, चाहे वो अफगान गवर्नमेंट है, चाहे वो लेट्स इंडियन इंटेलिजेंस है, तो उनको फिर बैड ही तस्वुर किया जाएगा एंड वी विल फाइट इट आउट अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो उधर है या चाहे इधर है, दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। चलें फिर आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपके अंदर क्लैरिटी है कि गुड और बैड तालिबान के दरमियान तफरीक ख़त्म हो गई है। जाहिद खान साहब, आपकी जो आप जिस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं ANP से, उन्होंने तो बहुत लाशें उठाई हैं, ख़ास तौर पे टारगेट किलिंग का शिकार रहे हैं जब अफ़गान तालिबान अरूज पर थे। अब आप मुझे बताइए कि आगे बढ़ते हुए क्या बैड और गुड तालिबान की तफरीक ख़त्म हो चुकी है, और अब जबकि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में आ गए और वही रवैया उनका रहा है, तो फिर ये वाज़े हो गया है कि वो हमारे दोस्त नहीं दुश्मन ही हैं? बिल्कुल, देखिए हम ये बात जब करते थे कि बैड और गुड कोई नहीं, सारे बैठे, कोई नहीं मानने को तैयार नहीं था। शुक्र है कि आज तो कोई मान गए, ये बड़ी बात है। और उसकी वजह यही थी कि दोहा माहिदा किसने करवाया था? ये जो लोग थे, ये जो आज अफगानिस्तान में हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये आपके क्वेटा शोरा नहीं थी यहाँ, ये लोग यहाँ नहीं बैठे हुए थे। जब हम चीख रहे थे कि ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हो आप लोग, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज भी जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी भी आपके हमारे अंदर भी अभी भी सहूलतकार और मददगार लोग मौजूद है। क्योंकि मैं भी दीर से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैंने आपको अर्ज की थी कि अभी जब दीर में अभी अटैक हुआ, आपको याद मालूम है, जी, वहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो उसमें यही लोग थे जो यहाँ रह रहे थे। वो किसके पास रह रहे थे? वो लोग कौन थे? किसने उनको लेके आया था? इकबाल झगड़ा साहब, आपकी जानिब जब आपका दौर था तो नेशनल एक्शन प्लान भी आप लोगों ने तश्कील दिया था, उसके अंदर ये तमाम नुकात थे, 21 के 21 नुकात थे। उसके अंदर आपने क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स भी करने थे और बहुत कुछ आपने करना था जिसके अंदर आप लोग नहीं कर सके। तो वो किसका फेलियर था? क्या बड़ा चैलेंज आपको सामने आया जिसके नतीजे में आप नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर नहीं उतर सके? देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान जिस तरह आपने फरमाया कि इट वाज अ वेरी ब्रॉड बेस्ड प्लान, और उसमें हुकूमत ने ज़रूर उसमें इक़दामात किए हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सब इक़दामात करना तो तभी मुमकिन होता है कि हुकूमत चलती रहे और चलने के बाद फिर भी हुकूमत आए, तो तभी ये प्लान जो हैं
وہ کسی نہج پہ پہنچ سکتے ہیں. گو کہ دیکھیں یہ ذکر بھی ہوا کہ افغانستان ہمارا بردر کنٹری ہے اور ہم جو ان کے جو یہاں پر مہاجرین کو ہم نے جگہ دی 50 لاکھ تک مہاجرین ہم نے برداشت کیے اور آج بھی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان سے انکار نہیں کیا اور ان کو یہاں پر جگہ بھی دی, ان کو کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا, ان کے لیے کیمپس بھی بنائے گئے. جو ہے جنگ سے بھاگے ہوئے اور انتہا پسندی سے بھاگے ہوئے یہاں پہ پناہ لینے آئے ہیں, مگر آپ نے جو بات کی بڑے پتے کی اقبال ظفر جکڑا صاحب کے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک کسی قسم کا استحکام پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا, اور اس کے لیے ایک حکومت کو اپنی مدت پوری کرنا ضروری ہے. کیا میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں؟ بالکل صحیح سمجھی ہیں, اور مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسری جماعتیں ملک میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو مین پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کر کے, جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ they should sit on the same table اور نیشنل ایشوز کو سپریم سمجھ کر ان کو حل کریں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ اقبال ظفر جگڑا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آئی تھنک دیٹس آل دا ٹائم دیٹ وی ہیو. زاہد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا شکریہ, اکبر صاحب آپ کا بھی. اور میرا خیال ہے کہ کم از کم یہاں پہ ایک کنسنسس ضرور ہے کہ جب تک سیاسی کنسنسس نہیں ہوگا, ہم آہنگی نہیں ہوگی اور تمام جماعتیں اکٹھے, بڑی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے کوئی ملک کا حل نہیں نکالیں گی تو تب تک استحکام نہیں آ سکتا, اور سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تب تک کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.